स्वागत है मेरी कहानी में। समुद्र के शांत किनारे पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर समुद्र की सतह के नीचे एक अजीब सी परछाई धीरे धीरे गहराई में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र अपने भीतर कोई बड़ा रहस्य छिपाए बैठा हो। अगले ही दिन एक रहस्यमय सैन्य अड्डे के अंदर हलचल मची हुई थी। एक गंजा आदमी अपने वरिष्ठ अधिकारी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक प्रयोगशाला के अंदर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा कांच का टैंक रखा हुआ था और उस टैंक के अंदर जो था उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता। उस विशाल टैंक में एक अजीब सी दिखने वाली मत्स्य कन्या यानी आधी इंसान और आधी मछली जैसा जीव कैद थी। उसका चेहरा रहस्यमय था और उसकी मौजूदगी ही पूरे कमरे को अजीब सा बना रही थी। उधर एक बार में कुछ नाविक अपने साथ हुई अजीब घटना के बारे में जैक नाम के आदमी को बता रहे थे। वे चाहते थे कि जैक उनकी मदद करे क्योंकि उनका एक साथी सेना के लोग पकड़ कर ले गए थे। लेकिन जैक, जो समुद्री शोध केंद्र में काम करता था, उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। रात में जब जैक अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक सड़क के बीच में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जैक ने तुरंत ब्रेक लगाया और किसी तरह गाड़ी रोक ली। जैक ने देखा कि वह लड़की बिल्कुल अजीब हालत में थी। उसके सिर के बाल कटे हुए थे और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे किसी से भाग कर आई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि वह इतनी बड़ी होने के बावजूद ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चली और फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जैक ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर लड़की को ढक दिया और उसे संभालकर गाड़ी में बैठा लिया। लड़की की सांस बहुत तेज चल रही थी, इसलिए जैक ने तुरंत एक डॉक्टर को फोन किया और उसे अपने घर बुला लिया। कुछ समय बाद जब लड़की की आंख खुली तो वह अपने आसपास की हर चीज को बड़े आश्चर्य से देखने लगी, जैसे उसने पहले कभी ये चीजें देखी ही ना हो। मेज पर रखे एक शंख को उसने उठाया और बार बार सूंघने लगी, मानो वह उसके लिए कोई अनोखी चीज हो। जैक ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की बस चुपचाप उसे घूरती रही। तभी अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब सी आवाज निकालने लगी। वह आवाज किसी पुराने और रहस्यमय गीत की तरह थी। उस मधुर और अनोखी धुन को सुनकर जैक जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और वह गीत बीच में ही रुक गया। दरअसल डॉक्टर आ चुके थे, लेकिन जब जैक और डॉक्टर कमरे के अंदर पहुंचे तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। वह लड़की रात भर एक पुरानी और टूटी हुई नाव में छिपकर सोती रही। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह अपने पैरों को देखकर खुद ही हैरान हो रही थी, जैसे उसने उन्हें पहली बार देखा हो। तभी पास से एक चूहा कूद कर आया। लड़की ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और आराम से खा गई, जैसे उसे बहुत भूख लगी हो। इसके बाद वह शहर की सड़कों पर इधर उधर घूमने लगी। वह बार बार चारों तरफ देख रही थी, मानो किसी खास चीज या किसी अपने को ढूंढ रही हो। चलते चलते वह एक समुद्री प्राचीन वस्तुओं की दुकान के सामने रुक गई। दुकान का बूढ़ा मालिक उसे ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे का भाव बदल गया। पहले वह हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसी समय वहां से गुजरते हुए जैक की नजर भी उस लड़की पर पड़ी, लेकिन जब तक वह सड़क पार करके उस जगह पहुंचा, लड़की अचानक फिर से गायब हो चुकी थी। जैक ने बूढ़े आदमी से उस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन बूढ़े ने एक शब्द भी नहीं कहा और घबराकर जल्दी से अपनी दुकान के अंदर चला गया। उधर वह लड़की समुद्र के किनारे बने एक बंदरगाह पर पहुंच चुकी थी। वहां उसे नॉर्थ स्टार नाम की एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। वह नाव के पास रखे जाल के सामने बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगीं। असल में वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक मत्स्य कन्या थी। कुछ समय पहले वह अपनी बड़ी बहन के साथ गहरे समुद्र में शिकार कर रही थी। तभी इंसानों का एक जाल उनकी ओर आया और उसकी बहन उस जाल में फंस गई। इंसान उसे पकड़कर अपने साथ ले गए और फिर उसका कोई पता नहीं चला। अपनी बहन को ढूंढने के लिए ही उसने बहुत बड़ा खतरा उठाया और पहली बार समुद्र से बाहर इंसानों की दुनिया में आ गई। लेकिन इस नई दुनिया में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बस अपने एहसास के सहारे हर जगह अपनी बहन को ढूंढ रही थी। तभी सड़क किनारे रखा एक खिलौना हवाई जहाज उसकी नजर में आया। उसे याद आया कि उसी रात ऐसा ही एक उड़ने वाला यंत्र उसकी बहन को यहाँ से ले गया था। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बहन को इंसानों ने पकड़ लिया है। उसने टीवी में सुनी हुई आवाजों की नकल करते हुए अपने लिए एक नाम रखा, लायन। इसके बाद लायन एक मैकेनिक के पास पहुंचा जो गाड़ियों की मरम्मत कर रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा खिलौना हवाई जहाज उस आदमी को दिखाया और इशारे से अपनी बहन को ढूंढने में मदद मांगती है। कार के पास खड़ा वह आदमी
लायन को देख रहा था। भोली भाली और अनजान लायन को देखकर उसके मन में बुरे इरादे आ गए। वह उसे अपनी कार में बैठाकर पास के एक छोटे से जंगल की तरफ ले गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। जैसे ही कार जंगल के अंदर पहुंची, अचानक सब कुछ बदल गया। अगले ही पल लायन ने इतनी जोर से हमला किया कि वह आदमी सीधे कार की खिड़की से बाहर जा गिरा और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। लायन ने अपने शरीर पर पहना खून से सना कोट उतार दिया। बहुत समय तक समुद्र के पानी से दूर रहने के कारण उसकी त्वचा सूखने लगी थी और उसकी बाहों की त्वचा धीरे धीरे उतरने लगी थी। लायन कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह समुद्र की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक थी, एक मत्स्य कन्या। कुछ ही दिन पहले उसकी बड़ी बहन इंसानों के डाले हुए जाल में फंस गई थी और फिर उसका कोई पता नहीं चला। इसी वजह से लायन ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया और इंसानों की दुनिया में अपनी बहन को ढूंढने आ गई। इधर उधर देखते हुए लायन की नजर दूर एक घर पर बने एक चिन्ह पर पड़ी। वह चिन्ह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी कपड़ों पर बना हुआ था। यह देखकर वह सीधे उसी घर की ओर चल पड़ी। घर के अंदर पहुंचकर उसने मेज पर रखा मछली से बना पेय देखा। बिना सोचे समझे उसने पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया। पेट भरने के बाद लायन दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी वहां पास में प्रदर्शन कर रहा एक समुद्री सील अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख लिया हो। उसी समय जैक भी अपने कार्यस्थल पर वापस लौट रहा था। जैसे ही उसकी नजर लायन पर पड़ी, लायन घबराकर जल्दी से अंदर की तरफ भागी और उसे गुस्से और डर से देखने लगी। जैक धीरे धीरे उसके पास आया और शांत आवाज में उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करने लगा कि वह उसका दुश्मन नहीं है। कुछ देर बाद लायन थोड़ा शांत हो गई। तब जैक ने उसे बताया कि जिस रात वे पहली बार मिले थे, उस रात लायन ने जो रहस्यमयी गीत गाया था, वह आज भी उसके दिमाग में गूंज रहा है। वह आवाज इतनी पुरानी और रहस्यमयी थी कि जैक उसे भूल ही नहीं पा रहा था। लायन को कमजोर देखकर जैक ने उसकी बाह को ध्यान से देखा। उसने कहा कि वह डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराएगा, लेकिन काफी देर तक डॉक्टर नहीं आया। इधर लायन की हालत और खराब होती जा रही थी। लंबे समय तक समुद्र से दूर रहने की वजह से उसकी त्वचा सूख कर झड़ने लगी थी। कमजोरी से परेशान लायन ने खिड़की के बाहर समुद्र को देखा। वह धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर की ओर बढ़ी। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से वह किसी तरह पानी तक पहुंची और फिर सीधे समुद्र में कूद गई। जैसे ही समुद्र का पानी उसके शरीर को छुआ, उसके अंदर एक दर्दनाक परिवर्तन शुरू हो गया। उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे नुकीले पंखों जैसी बनने लगीं। उसकी पीठ से एक बड़ा पंख निकल आया और उसकी दोनों टांगें आपस में जुड़कर एक लंबी मछली की पूंछ में बदल गईं। कुछ ही क्षणों में लायन फिर से अपनी असली शक्ल में बदल चुकी थी। वह अब पूरी तरह एक मत्स्य कन्या बन चुकी थी। उधर जैक ने निगरानी कैमरे में कुछ अजीब देखा। उसे लगा कि लायन पानी में गिर गई है। वह तुरंत टॉर्च लेकर समुद्र में कूद पड़ा, लेकिन अब लायन पहले जैसी नहीं रही थी। मत्स्य कन्या बनते ही उसका स्वभाव बहुत आक्रामक और खतरनाक हो गया था। जैक अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक लायन ने उस पर हमला कर दिया। वह तेजी से तैरते हुए जैक से टकराई और उसे पकड़कर नीचे खींचने लगी। लड़ाई के दौरान तो वह लगभग जैक की गर्दन ही काटने वाली थी। किसी तरह जैक ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और तेजी से पानी की सतह की ओर तैरने लगा, लेकिन लायन उसका पीछा करते हुए फिर उसके पास पहुंच गई और उसे वापस नीचे खींचने लगी। घबराहट में जैक ने किनारे पर पड़ी मछली पकड़ने वाली एक लोहे की फावड़ी उठा ली और घबराते हुए उसे लायन की तरफ घुमा दिया। इससे लायन थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई। मौका मिलते ही जैक जल्दी से पानी से बाहर निकल आया। उधर लायन गुस्से में समुद्र की गहराइयों की ओर तैरती हुई चली गई। डरा हुआ जैक तुरंत बूढ़ी महिला हेलेन की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचा। उसने हेलेन को पूरी घटना बता दी। जब जैक छोटा था तब हेलेन अक्सर उसे मत्स्य कन्याओं की कहानियां सुनाया करती थीं। इसलिए जैक को यकीन था कि हेलेन इस रहस्य के बारे में जरूर कुछ जानती होगी। जैक की बात सुनकर हेलेन ने आखिरकार सच बता दिया। उसने कहा कि इस शहर का इतिहास जैक की कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक और खून खराबे से भरा हुआ है। कई सौ साल पहले जैक के पूर्वजों ने गहरे समुद्र में मत्स्य कन्याओं को देखा था। उस समय मत्स्य कन्याएं बहुत शांत और डरपोक स्वभाव की होती थीं, लेकिन जैक के पूर्वजों का मन लालच से भर गया। उन्होंने मत्स्य कन्याओं का शिकार करना अपनी शान समझ लिया। वे बार बार जहाज लेकर समुद्र में जाते और बड़ी बेरहमी से मत्स्य कन्याओं का शिकार करते। इस वजह से उनकी जाति लगभग खत्म हो गई। जो कुछ मत्स्य कन्याएं बच गईं, वे धीरे धीरे बेहद खतरनाक
और खूनी स्वभाव की बन गईं। हेलेन की बातें सुनकर जैक हैरान रह गया। वह अपनी कार में बैठा और मत्स्य कन्याओं की कहानियों वाली किताब देखने लगा। किताब में बने चित्रों में मछुआरे मत्स्य कन्याओं का शिकार करते दिखाई दे रहे थे। यह देखकर जैक को अपने पूर्वजों पर शर्म महसूस हुई। अगले दिन जैक नॉर्थ स्टार नाम के मछली पकड़ने वाले जहाज पर चढ़ गया। पहले जब नाविकों ने उसे बताया था कि उन पर मत्स्य कन्याओं ने हमला किया था, तब जैक ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। जैक को डर था कि कहीं लायन को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह भी उनके साथ समुद्र में निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद जहाज एक अनजान समुद्री इलाके में पहुंचा। अचानक जहाज के रडार पर कुछ बहुत तेज गति से चलता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर कप्तान तुरंत मछली मारने वाला भाला उठाकर जहाज के डेक पर आ गया। समुद्र की सतह पर अचानक तेज लहरें उठने लगीं और कप्तान ने अपना भाला सीधे समुद्र की ओर तान दिया। जैक को डर था कि कहीं रायन को चोट न लग जाए, इसलिए उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर कप्तान की मछली मारने वाली बंदूक को दूसरी तरफ धकेल दिया। लेकिन जैक को यह नहीं पता था कि उस समय रायन समुद्र की सतह पर था ही नहीं। कप्तान जैक को डांट ही रहा था कि तभी समुद्र से एक अजीब और रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी। जैक को लगा कि शायद रायन घायल हो गया है। यह सोचकर वह तुरंत अपने कपड़े उतारता है और सीधे समुद्र में कूद जाता है। लेकिन पानी के अंदर उसे रायन कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसी समय जैक की नजर जहाज के पंखे के पास चमकती हुई एक चीज पर पड़ती है। वह उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। अजन उस उपकरण को देखकर बताता है कि इससे जो आवाज निकल रही है वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी कुछ दिन पहले पकड़ी गई जलपरी से रिकॉर्ड की गई थी। बाद में सेना उस जलपरी को अपने साथ ले गई थी और उसी के बाद जहाज के नीचे यह अजीब सा उपकरण मिला। ऐसा लगता था कि यह कोई निगरानी करने वाला यंत्र है और इसका सेना से जरूर कोई संबंध है। दोनों तय करते हैं कि इसी उपकरण की मदद से वे इस रहस्य की सच्चाई पता लगाएंगे। घर लौटकर जैक यह सारी बात मैडी को बताता है। जब मैडी निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जलपरी की कहानी सच भी हो सकती है। यह बात उसकी सोच को पूरी तरह बदल देती है। जैक मैडी से कहता है कि इस छोटे से शहर में रहने वाली हेलन को जलपरियों के बारे में काफी जानकारी है, इसलिए वे चाहते हैं कि हेलन इस उपकरण की आवाज को पहचान सके। दोनों हेलन की पुरानी चीजों की दुकान पर पहुंचते हैं। जैक उसे पूरी बात बताता है और फिर उस उपकरण को चालू कर देता है। जैसे ही आवाज निकलती है वह सीधे रायन के कानों तक पहुंचती है। लेकिन यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह वही आवाज थी जो उसकी बहन के पैरों की थी जब उसे पकड़कर प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह सुनते ही रायन गुस्से से भर उठता है। वह एक झटके में मेज पलट देता है और तेजी से आगे बढ़ता है। बेहद दुख और गुस्से में वह उपकरण छीन लेता है और बार बार अपनी बहन का नाम पुकारने लगता है। तभी हेलन उसे समझाती है कि यह असली आवाज नहीं है बल्कि सिर्फ एक रिकॉर्ड की गई ध्वनि है। जैक धीरे से उपकरण बंद कर देता है। गुस्से में रायन उस यंत्र को उठाकर फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसमें भरा थोड़ा सा समुद्री पानी उसके हाथ पर गिर जाता है। अचानक उसके हाथ में बदलाव होने लगता है। उसकी त्वचा बदलने लगती है और उसका हाथ धीरे धीरे जलपरी के रूप में बदलने लगता है। लेकिन पानी बहुत कम था, इसलिए कुछ ही देर में उसका हाथ फिर से सामान्य हो जाता है। धीरे धीरे रायन का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अब जैक को समझ आ चुका था कि रायन इंसानों की दुनिया में क्यों आया है। वह अपनी बहन को ढूंढने आया है। जैक उससे वादा करता है कि वह उसकी बहन को ढूंढने में मदद करेगा। इसी बीच रायन उस उपकरण को उठाता है और चुपचाप बाहर की ओर चल देता है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी सैन्य अड्डे के अंदर रायन की बहन को एक बंद कांच के कंटेनर में कैद करके रखा गया था। वहां के वैज्ञानिक उसके शरीर से डीएनए निकाल रहे थे। फिर उस डीएनए को एक ऐसे चूहे में इंजेक्ट किया गया जो पूरी तरह लकवाग्रस्त था। लेकिन अगले ही दिन एक चौंकाने वाली घटना हुई। वह चूहा अचानक पूरी तरह ठीक हो गया। यह देखकर गंजा वैज्ञानिक हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि इस जीव के डीएनए में बहुत बड़ी ताकत छिपी है। अगर इस तकनीक का इस्तेमाल सेना में किया जाए तो यह दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति बन सकती है। इसी अड्डे के पास वाले मेडिकल कमरे में एक नाविक क्रिस भी घायल हालत में पड़ा था। कुछ दिन पहले उसे जलपरी ने हमला करके घायल कर दिया था। उसके बाद सेना उसे और जलपरी दोनों को इस गुप्त अड्डे पर ले आई थी। मौका मिलते ही क्रिस एक नर्स का फोन उठा लेता है और अपने दोस्त अजान को मदद के लिए संदेश भेज देता है। संदेश मिलते ही अजान तुरंत अपने साथी के कमरे में घुस जाता है और उसे सारी बात बताता है। पहले तो उसका साथी मजाक करता है, लेकिन जैसे ही वह संदेश पढ़ता है उसे भी समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। अजान तुरंत फोन मिलाता है, लेकिन तब तक वह फोन बंद हो चुका होता है। दोनों उस नंबर के आधार पर फोन के मालिक का पता ढूंढ लेते हैं और तुरंत वहां जाने के लिए निकल
पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ रायन का जैक द्वारा परीक्षण किया जा रहा होता है। जांच में पता चलता है कि रायन की बुद्धि इंसानों से भी अलग है। उसका शरीर देखने में दुबला पतला है, लेकिन उसका वजन 196 टन है। उसका दिल इंसानों से 5 गुना तेज धड़कता है, यहाँ तक कि उसकी प्रतिक्रिया भी इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है। फिर भी उस समय रायन एक शांत भेड़ की तरह चुपचाप बैठा रहता है और जैक को अपना परीक्षण करने देता है। अचानक वह अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से जैक के हाथ को छूता है और गहरी नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। उधर अजान और उसका साथी उस पते पर पहुंच चुके होते हैं। उन्हें वही नर्स दिखाई देती है जो उस अड्डे में काम करती है। वे चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। काफी देर बाद जब रात हो जाती है तो नर्स एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। वे चुपके से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी 2 हथियारबंद सैनिक उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। डरकर दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उधर उसी सैन्य अड्डे के अंदर गंजे वैज्ञानिक को एक जनरल का फोन आता है। जनरल उसे बताता है कि लुभाने वाले उपकरण से उन्हें वीडियो सिग्नल मिला है। जिस व्यक्ति ने वह उपकरण उठाया था उसकी पहचान हो चुकी है और मोबाइल स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई देता है वह कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है। अगले दिन जैक को अजान का फोन आता है। अजान बताता है कि वह और उसका साथी उस नर्स का पीछा करते हुए एक सैन्य अड्डे तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां सैनिकों ने उन्हें देख लिया और दोनों को भगा दिया। अब वे दोनों नर्स के घर के पास छिपकर नजर रख रहे हैं। जैक ये बात रायन को बताता है और कहता है कि बहुत संभव है कि उसकी बहन और क्रिस दोनों को एक ही जगह कैद करके रखा गया है। ये सुनते ही रायन बेचैन हो जाता है और तुरंत अपनी बहन को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन समस्या यह थी कि रायन कई दिनों से समुद्र के पानी से दूर था। उसकी त्वचा सूखने लगी थी और शरीर की हालत भी खराब होती जा रही थी। जैक बहुत समझाता है, तब जाकर रायन मुश्किल से रुकने के लिए तैयार होता है, लेकिन रायन को अकेला छोड़ना भी खतरनाक था, इसलिए वे उसे हेलन के घर ले जाने का फैसला करते हैं। मैडी हेलन से पूछता है कि रायन इस हालत में कितने समय तक जीवित रह सकता है। हेलन बताती है कि हर बार जब जलपरी इंसान का रूप लेकर जमीन पर आती है तो वह पहले से ज्यादा देर तक पानी के बिना रह सकती है। रायन की हिम्मत देखकर जैक और मैडी थोड़े निश्चिंत होकर वहां से निकल जाते हैं। हेलन रायन को कमरे में ले जाती है और एक रहस्यमयी तरल दवा उसकी त्वचा पर लगाती है। वह बताती है कि इससे रायन समुद्र के पानी के बिना थोड़ी ज्यादा देर तक रह सकेगा, लेकिन तभी रायन को कुछ अजीब महसूस होता है। वह धीरे से हेलन की पैंट का हिस्सा उठाता है और यह देखकर हैरान रह जाता है। उधर सैन्य अड्डे के अंदर क्रिस को एक भयानक चीख सुनाई देती है। वह तुरंत अपने शरीर में लगी सुई निकाल देता है और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। भागते हुए गलियारे में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो खून से लथपथ थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। क्रिस को लगता है कि शायद इस लड़की को भी उसी तरह पकड़कर यहाँ लाया गया है, इसलिए वह उसका हाथ पकड़ता है और दोनों साथ में भागने लगते हैं। क्रिस लड़की की जेब से चाबी निकालता है और पार्किंग में खड़ी कार ढूंढ लेता है। फिर लड़की के गले में लटक रहे पहचान कार्ड से दरवाजा खोलकर दोनों किसी तरह उस अड्डे से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन जैक उस जगह पहुंचता है जहां अजन और उसका साथी नर्स के घर के पास निगरानी कर रहे थे। मैडी एक सुझाव देता है कि क्यों न वे सीधे घर के अंदर जाकर कोई सुराग ढूंढें। वे चुपचाप घर के अंदर जाते हैं। वहां मैडी को दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें नर्स सेना की वर्दी में होती है। अब उन्हें समझ आता है कि वह कोई साधारण नर्स नहीं बल्कि सैन्य डॉक्टर है। जैक को यकीन हो जाता है कि सेना जरूर कोई गुप्त प्रयोग कर रही है। उसी समय बाहर एक कार आकर रुकती है। वे सभी जल्दी से छिप जाते हैं। घर के अंदर 2 लोग आते हैं और वे भी किसी चीज को ढूंढने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि नर्स के साथ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वह अब कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। जैक कहता है कि अब उन्हें सीधे उस सैन्य अड्डे पर जाकर सच्चाई पता करनी होगी। उधर उसी अड्डे पर वैज्ञानिक जब वापस लौटता है तो उसे गलियारे में एक अजीब सी मछली की पूंछ दिखाई देती है। वह जैसे ही उसे उठाता है वह पूंछ तुरंत राख बनकर बिखर जाती है। यह देखकर वैज्ञानिक को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह जल्दी से प्रयोगशाला की तरफ दौड़ता है, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा लाशों से भरा हुआ था। उसका सबसे भरोसेमंद सहायक भी मछली घर के अंदर मरा पड़ा था। घबराकर वैज्ञानिक तुरंत निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगता है और तभी उसे पूरी सच्चाई पता चलती है। वीडियो में दिखाई देता है कि कैद की गई जलपरी अचानक खड़ी हो जाती है। फिर वह अपनी ताकतवर पूंछ से एक ही वार में कर्मचारियों को दूर फेंक देती है। कुछ ही पलों में अंधेरी प्रयोगशाला उसका शिकार करने का मैदान बन जाती है। कमरे के अंदर से सिर्फ लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। जब तक सैनिक वहां पहुंचते हैं तब तक
तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा कमरा खून से भर चुका था और कोई भी कर्मचारी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन वह जलपरी वहां से गायब हो चुकी थी। आखिरकार गलियारे के कैमरे में दिखता है कि वही जलपरी अब इंसान का रूप लेकर लड़खड़ाते हुए बाहर जा रही है। उसी समय उसकी मुलाकात बाहर निकल रही नर्स से होती है और वह नर्स को वहीं मार देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर खुद को इंसान की तरह छिपा लेती है। बाद में रास्ते में उसकी मुलाकात क्रिस से होती है और वह उसके साथ उस अड्डे से बाहर निकल जाती है। लेकिन उस समय जैक और उसके साथी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका दोस्त पहले ही अड्डे से भाग चुका है। वे चुपके से सैन्य अड्डे के बाहर पहुंचते हैं। लोहे की बाड़ के पीछे से वे देखते हैं कि सैनिक एक बड़े से थैले जैसी चीज को कार में डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उस थैले के अंदर क्रिस है। यह सोचकर अजहन और उसका साथी तुरंत उस कार के पीछे निकल पड़ते हैं। इसी बीच जैक को एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि रायन की हालत तेजी से बिगड़ रही है। जैक फैसला करता है कि क्रिस को ढूंढने का काम अजहन संभालेगा, जबकि वह और मैडी रायन को वापस समुद्र तक पहुंचाएंगे। जब रायन को समुद्र के पास लाया जाता है तो मैडी अपना सबसे प्यारा हार उसे दे देता है। जैक रायन को एक छोटा सा लोकेशन बताने वाला यंत्र देता है और कहता है कि इससे वे हमेशा उसकी जगह पता कर सकेंगे। अगर कभी उसे खतरा हुआ तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। रायन भरोसे से जैक की तरफ देखता है और वही हार जैक के गले में पहना देता है। तभी अचानक जैक का फोन बजता है। यह अजहन का फोन था। अजहन बताता है कि उन्हें क्रिस मिल गया है। दरअसल सेना की गाड़ी का पीछा करने के थोड़ी ही देर बाद क्रिस का फोन आ गया था। बहुत कमजोर हालत में क्रिस ने उन्हें अपनी जगह बता दी थी और यह सुनते ही दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़े। रायन अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। उधर सैन्य अड्डे के अंदर जनरल बिखरी हुई प्रयोगशाला को देखकर हैरान रह जाता है। कई मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार रायन अपनी बहन को ढूंढ लेती है। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और अपने हाथों को मिलाकर बिना शब्दों के ही अपने प्यार और यादों को महसूस करती हैं। रायन की बहन उसे अपनी बाहों में उठा लेती है क्योंकि रायन बेहद कमजोर हो चुकी थी। फिर वह धीरे धीरे उसे लेकर समुद्र की तरफ बढ़ती है। कुछ ही देर में दोनों बहनें वापस समुद्र में कूद जाती हैं और अपने असली घर की ओर लौट जाती हैं। थोड़ी देर बाद जैक और मैडी वहां पहुंचते हैं। दोनों समुद्र की तरफ देखते रहते हैं। उनके दिल में खुशी भी थी कि दोनों बहनें सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अलविदा कहते हुए दिल में गहरी उदासी भी थी। लगभग 1 महीने बाद जैक समुद्र किनारे के पास एक अजीब मछली की लाश देखता है। यह एक गहरे समुद्र में रहने वाली दुर्लभ मछली थी। जैक को हैरानी होती है क्योंकि ऐसी मछलियां आमतौर पर समुद्र की गहराई में रहती हैं, जहां पानी की गहराई लगभग 600 मीटर से भी ज्यादा होती है। फिर यह मछली अचानक किनारे के पास कैसे मर गई? मैडी मजाक में कहता है कि शायद जल परियों ने इसे यहां तक भगा दिया होगा। इसके बाद मैडी उस मछली की जांच करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि मछली के पेट में लगभग कोई खाना नहीं है और उसके शरीर में पोषण की मात्रा भी बहुत कम है। इसका मतलब था कि वह मछली भूख से मर गई थी। यह सुनकर जैक को मामला थोड़ा अजीब लगता है। तभी अचानक ट्रैकर मशीन बीप करने लगती है। दोनों देखते हैं कि रायन का लोकेशन सिग्नल समुद्र से निकलकर जमीन की तरफ आ रहा है। जैक तुरंत समझ जाता है कि शायद रायन किसी मुसीबत में है। दोनों जल्दी जल्दी समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां मैडी को एक मछली की पूंछ दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे छूता है, वह पूंछ तुरंत राख बनकर बिखर जाती है। जैक को भी पास में एक और मछली की पूंछ मिलती है। उसी समय ट्रैकर दिखाता है कि रायन अब समुद्र छोड़कर जंगल की तरफ जा चुकी है। मैडी वहीं रुककर उस राख का नमूना इकट्ठा करने लगता है, जबकि जैक ट्रैकर लेकर रायन की तलाश में जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। रात का समय था। जंगल के अंदर रायन सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उसकी बहन भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों एक मैदान के पास पहुंचती हैं। रायन वहां पड़े कपड़े उठाकर पहन लेती है, लेकिन उसकी बहन अभी भी इंसानों से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसे पहले इंसानों ने बहुत दर्द दिया था। वह रायन के गले में पड़ा हुआ हार देखती है और गुस्से में उसे खींचकर दूर फेंक देती है। रायन अपनी बहन को समझाती है कि इस समय उनकी मदद केवल इंसान ही कर सकते हैं। फिर वह कपड़े अपनी बहन की तरफ फेंकती है और खुद तेजी से आगे बढ़ जाती है। उधर सैन्य अड्डे में वैज्ञानिकों ने इस बार एक नया और मजबूत स्मार्ट टैंक तैयार किया था। यह टैंक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। बस एक बटन दबाते ही उसके अंदर मौजूद जीव पूरी तरह शांत हो सकता था। साथ ही सेना ने स्थानीय सरकार से यह भी अनुमति ले ली थी कि कुछ समय के लिए मछुआरों को बिना किसी रोक टोक के समुद्र में मछली पकड़ने दी जाए। उनका
उनका मकसद साफ था। वे चाहते थे कि समुद्र में खाने की कमी हो जाए और मजबूरी में जलपरियां खुद बाहर आ जाए, और जब वे बाहर आएंगी तो उनका इंतजार करेंगे ये ठंडे लोहे के पिंजरे। इधर जैक और मैडी ट्रैकर के सहारे रायन को ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां रायन नहीं मिलती। वापस लौटते समय मैडी फोन करके हेलन को बता देता है कि रायन फिर से जमीन पर आ गई है। जब दोनों रिसर्च सेंटर वापस पहुंचते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रायन पहले से ही वहां मौजूद थी। रायन उन्हें अपनी बहन से मिलवाती है। तभी हेलन भी वहां पहुंच जाती है और रायन से पूछती है कि वह फिर से जमीन पर क्यों आई है। रायन बताती है कि इंसानों द्वारा बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ने की वजह से उनके समुद्र वाले इलाके में अब खाने की बहुत कमी हो गई है, इसलिए वे मजबूरी में जमीन पर खाना ढूंढने आई हैं। तभी उसकी बहन मेज पर रखी वही गहरे समुद्र वाली मछली देखती है। उसे लगता है कि जैक ने उनका खाना छीन लिया है और गुस्से में वह तुरंत जैक का गला पकड़ लेती है। रायन जल्दी से बीच में आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। देखते ही देखते दोनों बहनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जैक एक चमकदार फ्लेयर जलाता है। तेज रोशनी देखकर रायन की बहन डर जाती है और वहां से भाग जाती है। भूख से बेहाल वह सीधे एक मछली भंडार वाले गोदाम में घुस जाती है। वह एक कंटेनर का ढक्कन खोलती है और कच्ची मछलियां खाने लगती है। उसी समय एक कर्मचारी उसे देख लेता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर उसे देखती है, उसकी डरावनी आंखें देखकर आदमी डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन रायन की बहन तुरंत उस पर झपट पड़ती है और उसका गला पकड़ लेती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। कर्मचारी तुरंत अलार्म बटन दबा देता है। तेज सायरन की आवाज सुनकर रायन की बहन घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। बाद में रायन सबको बताती है कि उसकी बहन इंसानों से इसलिए नफरत करती है क्योंकि जब उसे पकड़ा गया था तब इंसानों ने उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया था। हर दिन उसके शरीर से खून निकाला जाता था। उसके शरीर की त्वचा और ऊतकों के टुकड़े काटकर प्रयोग किए जाते थे। इसी वजह से उसकी बहन इंसानों से गहरी नफरत करने लगी है ताकि वह किसी निर्दोष इंसान को नुकसान न पहुंचाए। हेलन फैसला करती है कि वह खुद जाकर उसे ढूंढेगी। अगले ही दिन हेलन सच में समुद्र किनारे रायन की बहन को ढूंढ लेती है। हेलन उसे समझाती है कि वह नहीं चाहती कि इतिहास फिर से खुद को दोहराए और जल परियों की जाति एक बार फिर इंसानों के हाथों खत्म हो जाए। हेलन रायन की बहन को अपने घर ले आती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार वह उसकी मदद जरूर करेगी और इंसानों से उसे बचाने की कोशिश करेगी। उधर कुछ घंटे पहले एक बड़ी दावत में जैक की माँ उसकी मुलाकात एक समुद्री जीव वैज्ञानिक से करवाती है। जैक जैसे ही उस आदमी को ध्यान से देखता है, वह तुरंत समझ जाता है कि यही वह वैज्ञानिक है जिसके बारे में अजन ने बताया था, जो सेना के लिए काम करता है। लेकिन उस वैज्ञानिक को यह नहीं पता था कि जैक सब कुछ जान चुका है। जैक जानबूझकर उससे बातचीत में ऐसी बातें करने लगता है जिससे उसे लगे कि जैक को जल परियों के बारे में जानकारी है। वैज्ञानिक हैरान होकर जैक को देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसे सच में जलपरी का पता है। तब जैक एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर वह जलपरी का स्थान बताएगा तो सेना को जलपरियों को पकड़ना हमेशा के लिए बंद करना होगा। जलपरी को दोबारा देखने की लालच में वैज्ञानिक मान जाता है। फिर वह जैक को सेना की पूरी योजना बता देता है। वह कहता है कि आज रात एक भारी हथियारों से लैस सैन्य जहाज उसी जगह जाएगा जहां पिछली बार जलपरी पकड़ी गई थी। वे समुद्र में चारा डालकर जलपरियों को बाहर आने के लिए मजबूर करेंगे और जैसे ही वे सामने आएंगी, सेना उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेगी। यह सुनकर जैक के दिल में डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं सैकड़ों साल पहले हुआ जलपरियों का नरसंहार फिर से दोहराया न जाए। इसी दौरान अचानक एक पुराना और रहस्यमय जलपरी गीत वैज्ञानिक के कानों में पड़ता है। वह तुरंत उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाता है। उधर जैक भी उसी दिशा में भागता है। घने जंगल के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे रायन की बहन खड़ी होती है। असल में वह जानबूझकर गीत गाकर वैज्ञानिक को वहां बुलाती है। वैज्ञानिक उसके सामने पहुंचकर माफी मांगता है। वह कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसका सीधा इरादा नहीं था। तभी अचानक रायन पीछे से आकर वैज्ञानिक को पकड़ लेती है। वह उसे हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है, फिर उसका गला दबाने लगती है। जैसे ही वैज्ञानिक की जान जाने वाली होती है, तभी जैक चिल्लाकर रायन से कहता है, अगर कोई सबको रोक सकता है तो वह यही आदमी है। रायन कुछ पल के लिए रुक जाती है और वैज्ञानिक को छोड़ देती है। वैज्ञानिक तुरंत सेना को फोन करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से जवाब आता है कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यह सुनकर रायन की बहन गुस्से में वैज्ञानिक को उठाकर पेड़ से दे मारती है। फिर दोनों बहनें तेजी से जंगल में गायब हो जाती हैं। रायन की बहन समुद्र किनारे पहुंचती है और बिना देर किए पानी में कूद जाती है। समुद्र के अंदर वह दोबारा अपने असली रूप में बदल जाती है और तेजी से गहरे समुद्र की तरफ तैरने लगती है। यह सब
अजान दूर से देख लेता है, वह तुरंत जैक को फोन करके कहता है कि अभी तुरंत जहाज लेकर समुद्र की तरफ निकलो। उधर रायन भी समुद्र किनारे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह पानी में जाने वाली होती है, पीछे से एक FBI अधिकारी आकर उसे रोक लेता है। रायन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ कमरे में बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रमुख अंदर आता है। वह रायन से जंगल में मरे हुए आदमी के बारे में पूछता है। रायन झूठ बोलना नहीं जानती थी, इसलिए वह पूरी सच्चाई बता देती है, लेकिन पुलिस प्रमुख को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि इतनी कमजोर लड़की किसी बड़े आदमी को मार ही नहीं सकती। वह रायन से पूछता है कि क्या उसके साथ कोई और भी था। रायन गलती से जैक और मैडी का नाम बता देती है। यह सुनकर पुलिस प्रमुख चौंक जाता है, क्योंकि मैडी उसकी अपनी बेटी थी। वह तुरंत मैडी को पुलिस स्टेशन बुला लेता है। अब मैडी समझ जाती है कि सच्चाई छिपाना संभव नहीं है, इसलिए वह अपने पिता को पूरी कहानी बता देती है। फिर वह एक टैंक से समुद्र का पानी निकालकर रायन के हाथ पर डालती है। जैसे ही पानी उसके हाथ को छूता है, उसका हाथ तुरंत जलपरी में बदलने लगता है। यह देखकर पुलिस प्रमुख पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। इसके बाद सब लोग उस जगह की तरफ जाते हैं जहां पिछली बार जलपरी पकड़ी गई थी। वहां उन्हें समुद्र में एक जहाज तैरता हुआ दिखाई देता है। सब लोग हथियार लेकर जहाज पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जहाज के डेक पर कोई भी नहीं होता। उन्हें सिर्फ बंदूकें और खून के निशान दिखाई देते हैं। तभी अचानक समुद्र से एक लंबा भाला जहाज पर आकर गिरता है। फिर दूसरा भाला आता है और अचानक समुद्र से एक खतरनाक जीव छलांग लगाकर जहाज पर आ जाता है। वह एक नर जलपरी था। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। वह धीरे धीरे जैक की तरफ बढ़ने लगता है। खतरे को देखकर अजन तुरंत गोली चलाता है ताकि उसे डराया जा सके। फिर दूसरी गोली चलाकर उसे जहाज के केबिन की तरफ भगा देता है। तभी अचानक डेक पर रायन की बहन दिखाई देती है। वह चुपचाप क्रिस को घूर रही होती है। क्रिस जैसे किसी जादू के असर में आ जाता है और अपना हथियार छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक साथी समय रहते सिग्नल गन चला देता है। आवाज से क्रिस का होश वापस आता है और जैक उसे खींचकर पीछे ले आता है। अब रायन की बहन हाथ में भाला लिए गुस्से से उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी जैक जल्दी से जहाज का जाल छोड़ने वाला बटन दबा देता है। भारी मछली पकड़ने वाला जाल गिरकर उसे टकराता है और वह वापस समुद्र में गिर जाती है। इसके बाद अजन और जैक हथियार लेकर जहाज के केबिन में नर जलपरी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ एक गिरी हुई जलपरी की पूंछ मिलती है। नर जलपरी कहीं गायब हो चुका था। उसी समय जहाज के कंट्रोल रूम में खड़े कप्तान को अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। अचानक पिता की दर्दनाक चीख सुनकर अजान घबरा जाता है और तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता है। जब वह जहाज के डेक पर पहुंचता है तो सामने एक नर जलपरी दिखाई देती है। अजान बिना देर किए उस पर गोली चला देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह जलपरी समुद्र में भाग निकलती है और अजन बेबस होकर उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। जब अजन अपने पिता के पास पहुंचता है तो वे बुरी तरह घायल पड़े होते हैं और उनकी सांसें बहुत कमजोर हो चुकी होती हैं। अजन अभी उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाता। तभी उसके पिता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देते हैं। उस पल अजान के दिल में गहरा गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि इस पूरी साजिश के पीछे जलपरियां ही हैं। पिता की लाश को देखकर वह अंदर से टूट जाता है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वे पिता की लाश को सीधे घर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि अगर लोगों को सच बताते तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा उन्हें ही मुसीबत में पड़ना पड़ता और शायद जेल भी जाना पड़ता। मजबूरी में अजान अपने आंसू रोकते हुए अपने पिता की लाश को समुद्र में ही छोड़ देता है। इसके बाद वह जैक और बाकी तीनों साथियों से कहता है कि उसके पिता मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गए थे और उसी वजह से डूबकर उनकी मौत हो गई। अगले दिन मैडी पिछली रात की पूरी घटना रयान को बताती है। यह सब सुनकर रयान को बहुत पछतावा होता है। वह अनजान से मिलने जाता है जो अपने पिता की मौत के बाद से बेहद दुखी और चुप चुप रहने लगा था। रयान को अपने दिल में गहरी ग्लानि महसूस होती है। उसे लगता है कि अजान के पिता की मौत के लिए कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है, लेकिन अजान को रयान के व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि रयान उतना साधारण इंसान नहीं है जितना वह दिखता है। अजान सच्चाई जानने के लिए उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी जैक उसे रोक देता है। जैक अजान को पूरी सच्चाई बता देता है। सच्चाई सुनते ही अजान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसके दिल में पूरी जलपरी जाति के लिए नफरत भर चुकी थी। गुस्से में वह तुरंत घर जाता है, हथियार उठाता है और रयान से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। उधर समुद्र किनारे एक छोटा सा टेढ़ी कुत्ता लगातार पानी की तरफ भौंक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई डरावनी चीज छिपी हुई हो। कुत्ते का मालिक भी झुककर समुद्र की तरफ देखता है, लेकिन उसे पानी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसी समय समुद्र के अंदर हल्की हल्की 3 परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ समय बाद एक सुनसान समुद्र
तट पर 3 जल परियां दर्द से तड़पती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगता है और वे इंसानों का रूप ले लेती हैं। उसी समय वहां एक इंसान उनके लिए कपड़े लेकर आता है। असल में लंबे बालों वाली जलपरी समुद्र के नीचे रहने वाले पूरे कबीले की मुखिया थी। वह इस बार खुद जमीन पर आई थी और उसका असली मकसद था रयान। रयान की बहन उस मुखिया को हेलन के प्राचीन वस्तुओं वाले संग्रहालय में ले जाती है। हेलन को तुरंत महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अचानक घबरा जाती है, लेकिन काफी देर तक कुछ जवाब नहीं दे पाती। तभी एक नर जल पुरुष गुस्से में हेलन को पकड़कर दीवार से दबा देता है। मुखिया नहीं चाहती थी कि इंसानों के बीच कोई बड़ा हंगामा हो, इसलिए वह फिलहाल वहां से चली जाती है। डरी हुई हेलन तुरंत जैक को इस बारे में खबर देती है। जब रयान को यह बात पता चलती है तो वह समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो निर्दोष इंसानों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह खुद जाकर मुखिया से मिलने का फैसला करता है। रयान को पता था कि उसकी बहन उसे कहां ढूंढेगी। जब वह समुद्री अनुसंधान केंद्र पहुंचता है तो सच में वहां मुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। रयान जैसे ही उसे देखता है वह सम्मान से अपना सिर झुका लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुखिया की आंखों में उसके लिए जबरदस्त गुस्सा और हत्या की नीयत दिखाई दे रही थी। रयान की बहन को तब जाकर सच्चाई समझ में आती है। मुखिया यहाँ रयान को वापस ले जाने नहीं आई थी, बल्कि उसे मारने आई थी। यह देखकर रयान की बहन बहादुरी से उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल भयानक लड़ाई शुरू हो सकती है। तभी चालाक जैक एक बाल्टी समुद्र का पानी उठाकर सीधे रयान पर फेंक देता है। जैसे ही रयान के शरीर पर समुद्र का पानी पड़ता है उसे असहनीय दर्द होने लगता है, क्योंकि जल परियों के शरीर में जैसे ही समुद्र का पानी लगता है उनका असली रूप बदलने लगता है और यह बदलाव इतना दर्दनाक होता है जैसे दिल को चीर कर रख दे। जैक इस मौके का फायदा उठाता है और दोनों बहनों को लेकर तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद जैक को महसूस होता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वह रयान से पूछता है कि आखिर मुखिया उसे मारना क्यों चाहती है। तब रयाना एक बहुत पुरानी कहानी बताता है। जल परियों की जाति में सदियों से एक डरावनी कहानी सुनाई जाती है। कई 100 साल पहले उनके कबीले का एक सदस्य एक इंसान के साथ काफी समय तक रहा था। धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो गया और बाद में उनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वह बच्चा सामान्य नहीं दिखता था। कबीले के लोगों ने उस बच्चे को उसके पिता से छीन लिया और उसे जंगल में ले जाकर मार डाला। बाद में वे लोग वापस समुद्र में लौट गए, लेकिन जिस इंसान का बच्चा मारा गया था उसके दिल में भयानक नफरत भर गई। उसने बहुत सारे इंसानों को इकट्ठा किया और समुद्र में जाकर जल परियों पर हमला कर दिया। उस भयानक नरसंहार में जल परियों की पूरी जाति लगभग खत्म हो गई थी। इसी वजह से अब कबीले को डर है कि वही इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है और इसी डर की वजह से मुखिया खुद जमीन पर आई है ताकि रयान को हमेशा के लिए खत्म कर सके। उधर रात में पुलिस प्रमुख सड़क पर गश्त कर रहा था। अचानक उसे सामने 2 अजीब इंसान दिखाई दिए। असल में वे जलपरी कबीले के सदस्य थे। खतरा महसूस होते ही पुलिस प्रमुख ने तुरंत मदद के लिए संदेश भेजा। तभी एक जलपरी अचानक उसकी पुलिस कार पर कूद पड़ी। मुखिया आगे बढ़ी और एक ही मुक्के में कार का शीशा तोड़ दिया। अब पुलिस प्रमुख को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज से दोनों घबरा गए और भागने लगे। पुलिस प्रमुख तुरंत कार लेकर उनके पीछे दौड़ा। फिर अचानक उसने कार घुमाई और एक जलपरी को जोरदार टक्कर मार दी। वह जलपरी वहीं बेहोश होकर गिर गई। उधर मैडी वायरलेस पर बैठी जलपरियों की लोकेशन जैक को बता रही थी। एजन अभी भी अपने पिता की मौत से गुस्से में था। वह बदला लेने के लिए सीधे उसी जगह की तरफ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक वह बेहोश जलपरी जाग गई। वह पागलों की तरह कार को तोड़ने लगी, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। जब पुलिस प्रमुख को होश आया तो वह जलपरी वहां से गायब हो चुकी थी। उधर लैन सड़क पर खड़ा होकर एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। उसकी आवाज सुनकर मुखिया उसकी तरफ आने लगी। इसी बीच जैक और उसके साथी छिपकर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही मुखिया वहां पहुंची उसे जाल का एहसास हो गया। उसने तुरंत लैन को पकड़ लिया और उसे ढाल बनाकर अंधेरे में भाग गई। जैक और उसके साथी तुरंत उसके पीछे दौड़े। सरदार लायन को एक गोदाम में धक्का देकर जमीन पर फेंक देता है। तभी जैक और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच अजान भी वहां पहुंच जाता है। वह गोली चलाने ही वाला होता है कि ऊपर से एक नर मत्स्य उस पर हमला कर देता है। लायन तुरंत एक भाला उठाता है और उस मत्स्य पर जोर से वार करता है। मौका मिलते ही अजान गोली चला देता है। गोली की आवाज से डरकर वह मत्स्य भाग जाता है। अब लायन और अजान एक पुरानी एंटीक शॉप में घुस जाते हैं और हथियार उठाकर पलटवार की तैयारी करने लगते हैं। उधर जैक और उसके साथी सड़क पर उस सरदार को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक एक लंबा भाला हवा में उड़ता हुआ आता है
और जैक को लगभग मार ही देता है। सरदार हमला करके तुरंत भाग जाता है। लायन उसका पीछा करता है, लेकिन अंधेरे में छिपा सरदार अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद लायन सही मौका देखकर सरदार को जमीन पर गिरा देता है। अब सरदार हार मानकर समर्पण कर देता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। सड़क पर चलते हुए जैक का सामना एक विशाल नर मत्स्य से हो जाता है। जैक गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। वह मत्स्य जैक को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब बस कुछ ही सेकंड में जैक की मौत होने वाली होती है। तभी लायन वहां पहुंच जाता है और उसके साथ होता है हार चुका सरदार। जैसे ही नरमत्स्य लायन को देखता है, वह धीरे धीरे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी अचानक अजान बंदूक लेकर पहुंचता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोली चल जाती है और वह गोली लायन की बहन को लग जाती है। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हेलेन सबको एक रहस्यमयी द्वीप पर ले जाती है। वह कहती है कि यह जगह लायन की बहन के लिए सबसे सही जगह होगी। तभी एक बड़ा रहस्य सामने आता है। कहानी के अनुसार बहुत समय पहले एक मत्स्य और इंसान के बीच जन्मा बच्चा मरा नहीं था। उसे एक डॉक्टर ने पाल लिया था और वही बच्चा असल में हेलेन का पूर्वज था। यानी इस द्वीप पर दफन सभी लोग मत्स्यों के वंशज हैं। आखिर में लायन अपनी बहन को यहीं दफन कर देता है। वह अंदर से टूट चुका होता है। उसे लगता है कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वह फैसला करता है कि वह सबको छोड़कर दूर चला जाएगा ताकि उसके कारण किसी और की जान न जाए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या लायन के जाने से सच में इंसानों और मत्स्यों के बीच शांति आ पाएगी? और इसी सवाल के साथ कहानी खत्म हो जाती है।